वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में सीटेट के पेपर सेकंड में जो हमारा सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है जियोग्राफी का, उसमें अगला टॉपिक जो कर रहे हैं हम लोग, आज का लास्ट टॉपिक है कृषि। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी का जो है सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है आपके सिलेबस वाइज। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के भी वीडियोज़ आपके वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं कृषि के बारे में, कृषि टॉपिक के बारे में क्या है इसमें। तो कृषि जो है ये आपके एक एग्रीकल्चर जो आपका इंग्लिश में वर्ड होता है कृषि के लिए, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या फिर एग्री से हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, एगर या एग्री का मतलब होता है आपका मृदा। ठीक है, यानी कि आपका सॉइल। और कल्चर जो लगा है इसका अर्थ है कृषि करने से, यानी कि आपका एग्रीकल्चर का अर्थ हो गया आपका मृदा पर कृषि करना। ओके, तो ये इसका मतलब हो गया। पौधे से परिष्कृत उत्पाद, यानी कि जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो लास्ट में आपके कोई भी पौधा होता है फिर उससे आप लास्ट में कोई भी चीज़ बनाते हो, ठीक है ना। तो वहाँ तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो ये आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी हमें जानना है और इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। 3 तरह की आर्थिक क्रियाएँ कौन कौन सी है, तो प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं, द्वितीयक क्रियाएँ और आपकी तृतीयक क्रियाएँ हैं। अब इसमें से प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाओं की बात की जाए, प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी कि ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपके क्या हैं, वो सभी आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं। जैसे कि आपका कृषि करना हो गया, मत्स्यन यानी कि आपका मछली पालन की अगर बात की जाए, इसके अलावा आपका संग्रहण हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ को संग्रह करना, ठीक, कलेक्शन की बात हो रही है, तो इसके उदाहरण आपके प्राथमिक क्रियाओं के। ठीक है, निष्कर्षण की बात अगर की जाए तो यानी कि जो आपके खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, ज़मीन से खुदाई करके नीचे से जो निकाला जाता है, वो सब भी आपके प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आएंगे। द्वितीयक क्रियाओं में क्या है आपका, द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यानी कि आपके कृषि, मत्स्यन और संग्रहण, ये भी आपकी जो भी चीज़ें आप निकाल रहे हैं ज़मीन से, ठीक है, वन वन भी इसमें आ जाता है आपके किसमें, प्राथमिक क्रियाओं में। तो इसका प्रसंस्करण करके और भी चीज़ें बनाना, ठीक है। यानी कि आपके कृषि में आपने क्या लिया, आपने लिया जो है गेहूँ उगाया, फिर उसको जो है आटा बना करके अगर कोई कंपनी बेच रही है तो वो आपका किस में आएगा, द्वितीयक क्रियाओं में आएगा। ठीक है, कृषि में आपका गेहूँ उगाना क्या हो जाएगा, तो वो गेहूँ उगाना हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, तो इस्पात हो गया, इस्पात विनिर्माण, यानी कि इस्पात निर्माण कैसे होगा, जब आप ज़मीन से जो है खोदाई करके लोहा निकालोगे, लौह अयस्क निकालोगे, तो उसी से आप इस्पात बनाओगे। डबल रोटी पकाना, डबल रोटी के लिए भी अगर आप ब्राउन ब्रेड की बात कर रहे हो तो आपके लिए आटा चाहिए। ठीक है ना, आटा आपने प्राथमिक क्रियाओं से उगाया, गेहूँ, उसके लिए उसका आटा बनाया, फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, डबल रोटी बना दिया। कपड़ा बुनना, कपड़ा कैसे बुनेंगे आप, कपड़े के लिए आपको कपास चाहिए, और कपास आप कहाँ उगाओगे, प्राथमिक क्रियाओं, यानी कि ज़मीन से जुड़ी चीज़ों में आप उगाओगे, कृषि करोगे कपास की, उसके बाद उससे आप कपड़ा बनाओगे। ठीक है, तो ये आपका द्वितीयक हो गया, यानी कि प्राथमिक का जो है प्रसंस्करण करके हम द्वितीयक क्रियाओं को करते हैं। इसके अलावा आपकी तृतीयक क्रियाएं होती हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को जो है सेवा कार्यों द्वारा ये सहयोग प्रदान करती है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और आपका द्वितीयक जो क्षेत्र है, इनको सेवा प्रदान करने के लिए क्या है आपकी, इनको सहायता प्रदान करती हैं आपकी तृतीयक क्रियाएं। जैसे कि आपका यातायात हो गया, प्राथमिक क्रियाओं में आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ जो है आपने बाज़ार में बेचने के लिए ले गया, फिर जिस कंपनी में आप, जो आटा बनाने वाली कंपनी है वहाँ पे आप बेच रहे हो, तो वहाँ तक ले जाने के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये आपका तृतीयक क्रियाएँ हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यापार हो गया, बैंकिंग जो है, बैंकिंग हो गया, बैंक में आपने क्या किया कि यहाँ से पैसे भी चाहिए, अगर इस कंपनी को पैसे चाहिए तो ये क्या करता है, बैंक से जो है लोन लेता है। ठीक है ना, खोलने के लिए। बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब आपके तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं, यानी कि आपके टर्शियरी एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कृषि। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, इसको तो हमने अभी अभी देखा कि कृषि क्या है, आपका प्राथमिक क्रिया है। फसल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, फूल हो गया, इन सबको उगाना, और पशुधन पालन, यानी कि जो आपका पशुपालन होता है, मैंने अभी आपने बोला था मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कोई भी पशु का पालन करते हो आप, वो सभी आपकी प्राथमिक क्रियाओं में आएंगी। तो ये सब आपका पशुपालन, ये सब आपके कृषि में आता है। ठीक है, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। तो लगभग इस समय जो है
पूरे विश्व की बात की जा रही है, तो उसमें 50% लोग जो है आपके कृषि क्रियाएं करते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक जो है कृषि पर निर्भर है। यानी कि 100 में से अगर बात करूं तो 100 में से 66 लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 की बात हो गई। ठीक है, तो ये आपके 3 में से 2 भाग। अनुकूल स्थलाकृति मृदा, यानी स्थलाकृति यानी कि आपको ऐसा तो है नहीं कि आप ऊबड़ खाबड़ जगह पे खेती कर पाओगे, वहाँ पे होती है, लेकिन उसका जो है तरीका अलग होता है। जबकि आपको क्या चाहिए, स्थलाकृति आपका मैदानी क्षेत्र में आपके ज़्यादा खेती होती है। ठीक है ना, स्थलाकृति होगी, मिट्टी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका जलोढ़ मृदा होगी तो यहाँ पे अच्छी जो है आपकी फसलें होंगी। जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बरसात भी होनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए और थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए। ये सब कृषि कलाप के लिए क्या है, अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है, तो जिस भूमि पर हम फसल उगाएंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कृषिगत भूमि। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो एग्रीकल्चर यानी कि आपका कृषि से संबंधित हो गया, तो मिट्टी की जुताई करना, फसल को उगाना उस पर, और पशुपालन का जो विज्ञान और कला है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी तरह से आपका एक सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर का मतलब होता है आपका रेशम उत्पादन। ठीक है, तो ये आपसे पूछता है, ये वाला टर्म देता है एग्जाम में, ये वाला टर्म देगा कि सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो ये रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यानी कि आपका कमर्शियल, आप इसको बिजनेस के लिए पालते हो। ठीक है, तो ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है आपका क्या, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन को हम लोग क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में जो है मछली पालन को जो है हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। इसके अलावा विटीकल्चर होता है। तो विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर यानी कि अंगूरों की खेती, अंगूर की जो खेती होती है उसको कहते हैं हम लोग विटीकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है, तो उद्यान कृषि की बात होती है इसमें हम लोग वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी कि कमर्शियल, यानी कि बेचने उचने के लिए किसका क्या चीज़ उगाते हैं, तो इसमें हम लोग सब्जी, फूल, फल, इन सब चीज़ को उगाया जाता है। यानी कि आपकी बागवानी वाली बात किसमें की जाती है, तो ये की जाती है आपके हार्टिकल्चर में। ओके, फिर आता है आपका कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज हो गए, उर्वरक हो गए, मशीनरी और श्रमिक हैं। ठीक है, तो खेती क्या है, एक तंत्र के रूप में। देखिए इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, आपको पैसा भी निवेश करना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उर्वरक भी डालने पड़ेंगे खेतों में, मशीनरी का उपयोग करना पड़ेगा और श्रमिकों की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। जुताई हो गया, बुआई आपको करना, पहले जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, सिंचाई करेंगे, फिर उसकी जो है निराई करेंगे, कटाई करेंगे। ये सब इसकी कुछ क्रियाएं हैं, यानी कि खेती अगर आप कर रहे हो तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। इस तंत्र के निर्गतों, यानी कि जो है ये सब करने के बाद क्या आता है, तो इसके बाद हमें फसल की प्राप्ति होती है आउटपुट के रूप में। ठीक है, निर्गत का मतलब आपका आउटपुट क्या आता है बाद में, फसल हो गया, ऊन हो गया। ऊन यानी कि आपने पशुपालन किया है, यानी कि आपने पाला हुआ है भेड़, तो उससे आपको ऊन मिल गया। ठीक है, आपने दूधारू जो है पशुओं को पाला है तो डेयरी आप कर सकते हो, दूध आपको मिलेगा। कुक्कुट उत्पाद जो है ये आपके मुर्गी पालन से संबंधित हो गए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो है एक चित्र में जो है आपको कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति दिखाई गई है आपको, कि आपका बीज डाला जा रहा है, रसायन डाला जा रहा है, आप जो है क्या कर रहे हो, मशीनरी का निवेश कर रहे हो इसमें। यानी कि निवेश में आप क्या क्या कर रहे हो, मशीनरी आपको चाहिए ट्रैक्टर खेती के लिए, इसके अलावा आपको बीज चाहिए, बीज के अलावा आपको क्या चाहिए, उर्वरक चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पहले डालनी पड़ेंगी, मतलब इन सब का निवेश करना पड़ेगा। ये सब जो है आपको खेत में डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जुताई करनी है, फिर उसके बाद उसकी बुआई करनी है, उसका छिड़काव करना है, और बाद में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में आपको मिलता है फसल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखना। कृषि प्रक्रम क्या है, प्रक्रम में आपका जुताई, बुआई, यानी कि ये सब जो काम करते हो आप, वो कृषि प्रक्रम में है। निवेश क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, वो आपका निवेश हो गया। और निर्गत क्या है, बाद में आपको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो आपका निर्गत हो गया, यानी कि आउटपुट हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे भौतिक निवेश में क्या क्या चीज़ें हैं। भौतिक निवेश में आपका जैसे कि सूर्य का प्रकाश भी आपको ज़रूरी है फसलों के लिए, वर्षा भी ज़रूरी है, तापमान, उचित तापमान होना चाहिए। ठीक है, मृदा भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा ढालू होना चाहिए। और मानवीय निवेश में आप क्या करते हो, आप भंडारण करते हो, श्रम करते हो, मशीनरी करते हो और रसायन का उपयोग करते हो। मशीनरी यानी कि आपका ट्रैक्टर हो गया, पानी भरने के लिए मशीन हो गया। श्रम यानी कि इंसानी श्रम करेगा। भंडारण करने के लिए आपको जगह होना चाहिए, कोई भी आपकी फसल उग रही है तो उसको कहाँ पे आप रखोगे। और केमिकल्स का उपयोग आप खेतों में करते ही हो, आपका
फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है। कृषि के देखिए प्रकार दिए हैं आपके, कृषि के प्रकार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, और कौन कौन से ये मुख्य प्रकार हैं आपके? एक तो है आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? तो निर्वाह कृषि जो है, और एक आपका वाणिज्यिक कृषि। ठीक है ना, दो कृषि होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निर्वाह कृषि क्या है। ओके, तो निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। तो निर्वाह का मतलब क्या है कि वो अपना जीवन निर्वाह जो है कर पाए सही से। ठीक है, तो इनके परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं केवल उसको पूरा करने के लिए आपका निर्वाह कृषि किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको बहुत बड़ा जो है आप क्या कर देते हो, हल से जुताई कर लेते हो। ठीक है, और आप जो है थोड़ा बहुत जो है गोबर की खाद वाद डाल लेते हो, इस तरह से चीज़, या अपने घर वाले, आपके केवल घर वाले ही काम कर लेते हैं, तो आपको कम उपज की प्राप्ति होती है। आपको केवल कम उपज चाहिए, तब की बात की जा रही है। निर्वाह कृषि को पुनः, यानी कि निर्वाह कृषि में ये चीज़ें की जाती हैं क्योंकि आपको केवल अपने परिवार के लिए ही जो है आपको भोजन उगाना होता है। ठीक है, आप केवल अपना निर्वाह करना चाहते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार हैं। ठीक है, एक तो आपका गहन निर्वाह कृषि है और दूसरा है आपका आदिम निर्वाह कृषि। अब इसके बारे में देख लेते हैं, गहन निर्वाह कृषि क्या है और आदिम निर्वाह कृषि क्या है। देखिए, कृषि के ये जो प्रकार हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सेंटेंस में जो है, जैसे क्वेश्चंस आपके पूछता है सीटेट, आपको पता ही है कि सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपसे गहन निर्वाह कृषि के बारे में पूछ सकता है, या फिर केवल निर्वाह कृषि के बारे में पूछ सकता है, या फिर आदिम निर्वाह कृषि के बारे में जो है सेंटेंस दे करके उसके मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो जानकारी है वो याद रहनी चाहिए। अब देखिए, गहन निर्वाह कृषि में क्या है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पे, यानी कि भूमि के छोटे टुकड़े पर साधारण औजारों, साधारण जो औजार होते हैं, यानी कि आपके नॉर्मल कुदाल, फरसा या फिर हल हो गया, ठीक है, इनसे जो है अधिक श्रम से खेती करता है। खेती करेगा, ज़्यादा श्रम की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। हम लोग यही देखते हैं कि एक साल में केवल एक ही फसल तो उगती नहीं है हमारे खेतों में। हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा फसलें उगा लेते हैं। गेहूँ उगा लेते हैं, चावल उगा लेते हैं, उसी खेत में मटर भी उगा लेते हैं। ठीक है, सरसों भी उगा लेते हैं। चावल क्या है? चावल की बात की जाए तो चावल मुख्य फसल होती है। चावल क्या है? आपकी मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में आपका गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, दलहन और तिलहन। दलहन मतलब दाल वाली जो फसलें होती हैं, दाल का मतलब मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, ये सब चीज़ें। और तिलहन फसलें जिससे आपका तेल आपको प्राप्त होता है। सरसों हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, ये सब आपका आपका वो क्या कहते हैं, मूंगफली हो गया, ये सब आपकी तिलहन की फसलें जिनसे आपको तेल की प्राप्ति होती है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। मानसूनी प्रदेश का मतलब आपका गहन निर्वाह की बात की जा रही है, जहाँ पे आप एक वर्ष में जो है एक से अधिक फसल उगा लेते हैं। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगा लेते हैं, वो आपकी गहन निर्वाह। और इसके लिए आपको मानसूनी प्रदेश चाहिए, यानी कि जहाँ पे बरसात भी होती हो और आपका जो है क्या कहते हैं कि समय से बरसात हो, समय से आपका, यानी कि एक निश्चित समय पर ही हो। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब बरसात हो जाए। यानी कि बरसात का महीना निश्चित है, तो इसी महीने में बरसात होगी, तो उस समय हम निश्चित रूप की फसल उगाएंगे जो बरसात की ज़रूरत होती है जिन फसलों को। ठीक है, तो मानसूनी प्रदेश उसे ही कहते हैं जहाँ पे मौसम जो है आपका समय से आता है। अब देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में क्या है, इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। देखिए, अब इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आदिम निर्वाह कृषि में भी दो प्रकार का है। आदिम निर्वाह का मतलब यानी कि जो आपके आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो आपके एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, वो किस तरह की कृषि करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, गहन निर्वाह कृषि, जहाँ पे साधारण उपकरणों की मदद से ज़्यादा श्रम करके हम लोग एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगा रहे थे। अब देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में आपका एक स्थानांतरी कृषि है, दूसरा है चलवासी पशुचारण। तो सबसे पहले देखते हैं स्थानांतरी कृषि। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र जो हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत घने वन हैं अमेजन बेसिन के, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, यानी कि जहाँ पे आपके गर्मी पड़ती है अफ्रीकी वाले क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत में जो है आपका ये प्रचलित है स्थानांतरित कृषि। उत्तर पूर्वी भारत यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, जो आपका असम, मेघालय, मणिपुर, ये सब वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्थानांतरी कृषि आपकी प्रचलित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में स्थानांतरी कृषि की जाती है भारत के।
ये भारी वर्षा यानी कि आपको पता ही है कि इधर मेघालय और इन सब क्षेत्रों में, असम उसम वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन यानी कि जब ज़्यादा बरसात होगी तो अगर आप पेड़ों को काट भी दोगे, ठीक है, तो वो जल्दी से फिर से जो है नए पेड़ निकलेंगे और बरसात होती रहती है तो पानी उनको मिलता रहता है, तो फिर से वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। उन जगहों पर जो है वन जो है जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। तो वनस्पति वहाँ पर तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हो गए। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। अब देखिए स्थानांतरी कृषि है क्या, ये आपसे हमेशा एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्थानांतरी कृषि के बारे में। सॉरी। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं वहाँ पे स्थानांतरित कृषि करने के लिए कि हम लोग वृक्ष जो होते हैं वहाँ पे, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको काट करके और जला करके एक ज़मीन को क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे जो राख बचती है उस राख को इस मिट्टी में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जो वहाँ की जो जलता है उसका राख जो बचता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं और इस पर हम लोग मक्का, रतालू, आलू और कशावा जैसे फसलों को उगाते हैं। यानी कि इस मिट्टी पर जो हमने जो है ज़मीन पेड़ काट करके उस पर राख मिला करके तैयार की है, उस पर ये सब फसलें उगाई जाती हैं। और जब जो है इस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, यानी कि ये आपने भूमि बनाई थी, इस पर राख वाख मिला के पेड़ काट कर यहाँ साफ़ किया था, तो फिर जब इस पे जो है फसल कम उगने लगती है, उसकी उर्वरता जब समाप्त हो जाती है, तो हम लोग ये लोग जो यहाँ पे कृषि करते हैं ये लोग इस भूमि को छोड़ देते हैं, ठीक है। और कृषक जो है यानी कि जो ये लोग हैं फिर कहीं और जगह जा कर के वहाँ पर पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे जला करके वहाँ पर एक नया जो है खेत तैयार करते हैं। तो ये आपका स्थानांतरित कृषि है। वहाँ पे जो है एक जगह खेती करते हैं, वहाँ पे फिर जब कम हो जाता है उसकी उर्वरता तो वहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्थानांतरित कृषि है। और स्थानांतरित कृषि को देखिए, स्थानांतरित कृषि से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न, कर्तन का मतलब पेड़ों को काटते हैं ये लोग पहले, ठीक है, उसके बाद उसको जला देते हैं, ठीक है। यानी कि कर्तन और दहन, कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, ठीक है। स्लैश एंड बर्न इसी को कहते हैं। तो इसके रूप में भी इसे जाना जाता है, किसको, स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये नाम भी आपसे पूछे गए हैं। देखिए उत्तर पूर्वी भारत, मैंने कहा ना कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है इस तरह की कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि। तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको कहा जाता है झूमिंग कृषि। ये नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मेक्सिको में इसी कृषि को यानी कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से बोला जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं, किस क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग चलवासी पशुचारण। देखिए अभी आपने देखा था कि जो आपका आदिम निर्वाह कृषि थी वो दो प्रकार की थी। एक तो आपका स्थानांतरित कृषि थी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है हमारी अगली है जो है चलवासी पशुचारण, ठीक है। तो ये सहारा यानी कि जो आपका अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है वहाँ के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, भारत में जो है भारत के राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पर चलवासी पशुचारण जो है ये होता है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में और आपके जम्मू कश्मीर वाले जो क्षेत्र हैं भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जो पशु चारक हैं यानी कि अपने पशुओं के साथ क्या करते हैं, चारा और पानी प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। जलवायविक बाधाओं मतलब कि जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो क्या होता है कि पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि जो आपके पशुचारक होते हैं जब गर्मी का महीना होता है तो ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ठंडी का महीना होता है तो यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, यहाँ पे ये इनके पशुओं को चारा नहीं मिल पाता तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे उतर आते हैं, नीचे वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस तरह से ये जलवायु के हिसाब से जो है ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आगे अलग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। पशुचारक क्या करते हैं, मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ पालते हैं। यानी कि ये जो पशुचारक होते हैं ये कौन कौन से फसल मतलब कि आपके पशुओं को पाल रहे हैं, भेड़ को पालते हैं, ऊँट को पालते हैं, ऊँट आपके रेगिस्तान मतलब कि राजस्थान में पाला जाता होगा, मवेशी हो गए, याक हो गए और आपकी बकरियां भी ये लोग पालते हैं। यहाँ याक आपके किस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाला जाता है।
पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गया, खाल हो गया और अन्य उत्पाद इन सब चीज़ों से मिल जाते हैं। किससे? आपकी ये जो फसल जो मतलब कि ये जो आपके पशु जो आपके पाले जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ ये क्या करते हैं कि अपने पूरे पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी और आपके चारे की खोज में टहलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके चलवासी पशुचारक की बात हो गई। अब आता है हमारा वाणिज्यिक कृषि। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कृषि के दो प्रकार, एक आपका था गहन कृषि। ठीक है, गहन में हमने जो है दो पार्ट देख लिए। ठीक है, आपका कौन सा गहन था? एक आपका आदिम वाला था, एक आपका जो है एक और आपका गहन कृषि था। ठीक है, और इसमें से भी हमने दो और पार्ट देख लिया, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारक आपके आदिम वाले में। ठीक है, तो ये आपका है वाणिज्यिक कृषि। अब आपका अगला पार्ट है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात हो रही है। यहाँ पे फसल जो उत्पादन होता है और पशुपालन ये बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। आप यानी कि आपका यहाँ पे बड़े क्षेत्र में खेती की जाएगी और जो फसल होगी उसको क्या करेंगे ये लोग? बाजार में बेचने के लिए ही इस फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये आपका वाणिज्यिक कृषि है। इसमें क्या है कि विस्तृत कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि के लिए जो एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसमें अधिक पूंजी, अब ज़्यादा क्षेत्र है तो वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः कार्य इसमें मशीनों से किया जाता है। तो अगर आपका बड़ा क्षेत्र है तो मनुष्यों से जो है वो कटाई नहीं होती, तो इसके लिए आपका मशीन से ही जो है सारा काम इसमें इन खेतों में किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में भी आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि आ गया, मिश्रित कृषि आ गया और रोपड़ कृषि आ गया। तो तीन तरह की कृषि यहाँ पे भी शामिल हो गई। तो आइए इस सब के बारे में देख लेते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, मिश्रित कृषि क्या है और रोपड़ कृषि क्या है। वाणिज्यिक अनाज जो कृषि है इसमें जो है फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, यानी कि कमर्शियल यूज के लिए उगाया जाता है। इसमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं आपके वाणिज्यिक अनाज कृषि में। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र मुश्किलों से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, या बस खाली जान लो कि किन क्षेत्रों में उगते हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। विरल आबादी यानी कि आबादी वहाँ पे कम है, वहाँ पे बस खाली खेत ही खेत जो है आपके ज़्यादा है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जो है अत्यधिक ठंड जो है वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। देखिए वहाँ पे ठंड अगर अधिक पड़ती है तो इसकी वजह से केवल एक ही फसल जो है एक वर्ष में उगाई जा सकती है, इसीलिए ये लोग केवल जो है पूरे क्षेत्र में एक ही फसल को बो देते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? इसमें जो है भूमि का उपयोग भोजन या चारे की फसलें उगाने के लिए, पशुपालन के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका उसी क्षेत्र में मिश्रित कृषि का मतलब क्या है कि उसी क्षेत्र में जो है ये चारे की फसलें भी उगाएंगे और वहीं पर जो है आपका पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, यानी कि फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? मिश्रित कृषि। ठीक है, और आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या था कि कृषि के एक बड़े से क्षेत्र में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और वहाँ पर सारा काम मशीनों से किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है मिश्रित कृषि है ये आपके यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व अमेरिका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो भारत में नहीं होता है, बाकी जो है आपके बड़े दूसरे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर बड़े बड़े कृषि के भूमि है। फिर आपका आ जाता है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो अभी हमने देखा कि वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रकार थे, जिसमें आपका रोपड़ कृषि भी था। इसमें जो है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, या फिर कपास। ठीक है, कपास से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, तो इसकी जो है एकल फसल उगाई जाती है, यानी कि रोपड़ कृषि में केवल एक ही फसल वहाँ पे उगाई जाएगी। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बड़े पैमाने पर आपको व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है इसमें ये वाली खेती करने के लिए, आपका रोपड़ कृषि करने के लिए। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। तो ऐसे जो है जो आपका रोपड़ कृषि होता है, जो आपके बड़े पैमाने पे की जाती है वाणिज्यिक उपयोग के लिए, यानी कि कमर्शियल उपयोग के लिए, इसका प्रसंस्करण या तो खेतों में ही किया जाएगा या फिर इसके पास जो कोई कारखाना होगा खेत के आसपास, वहाँ पर जो है इसके फसल को भेज करके इसको प्रसंस्कृत किया जाता है।
प्रसंस्कृत का मतलब है प्रोसेस किया जाता है, यानी कि जो फसल आएगी, जैसे कपास आपने उगाया है तो कपास से कपड़ा बनेगा तो उसका लिए सूत बनेगा। सूत कहाँ पे बनेगा? तो पास के किसी फैक्ट्री में ही बनेगा, तो वहाँ पे ले जाके बनाते हैं। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल की विकास की अनिवार्यता होनी, यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपके किसमें? रोपड़ कृषि में। ठीक है, यहाँ पे आपके गन्ने की रोपड़ कृषि का एक जो है चित्र दिखाया गया है, आप इसको देखेंगे। ठीक है, बड़े क्षेत्र में आपका गन्ना बोया गया है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहाँ पे आपकी गर्मी पड़ती है। मलेशिया में रबड़ उगाया जाता है, ब्राज़ील में काफ़ी उगाया जाता है, भारत और श्रीलंका में चाय उगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। भारत और श्रीलंका में क्या है आपका? चाय जो है मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए कृषि भी आपके केले की रोपड़ कृषि, केले का भी एक बड़े क्षेत्र में क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मुख्य फसलों के बारे में। तो मुख्य फसलें जो है, जो आपकी खाद्य फसलें होती हैं, मुख्य खाद्य फसलें, इसमें आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया और बाजरा, ये सब क्या है? आपके मुख्य खाद्य फसलें हैं। और अगर आपसे मुख्य रेशेदार फसलों की बात की जाए तो जो आपके जूट होता है और कपास होता है। ठीक है, जूट और कपास ये दोनों आपकी मुख्य रेशेदार फसलें हैं। और मुख्य पेय फसलों की बात की जाए तो चाय और कहवा यानी कि कॉफ़ी। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी ये सब आपकी मुख्य पेय फसलें हैं। इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमें जानना जरूरी है। चावल क्या है? तो चावल जो है ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। पूरे विश्व की मुख्य खाद्य फसल आपकी चावल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए और वर्षा भी जो है ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है किसके? चावल को उगाने के लिए। ठीक है, वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए, तापमान भी ज़्यादा होना चाहिए। यह फसल जलोढ़ मृदा, जो आपकी चीका युक्त जलोढ़ मृदा होती है, जिसमें जल रोकने की अधिक क्षमता होती है, जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है इसमें जल रोकने की अधिक क्षमता होती है, इसमें ये सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ठीक है, किसमें? जलोढ़ मृदा में। चीन जो है ये चावल के उत्पादन में पहले नंबर पे है, अग्रणी यानी कि पहले नंबर पे है। इसके बाद जो है भारत का नंबर आता है। तो भारत आपके किस नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे आपके चावल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। फिर आपका जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है, अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे कि आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, इसमें चावल की यानी कि चावल ही कम से कम 2 से 3 बार उगाया जाता है। एक वर्ष में 2 से 3 फसलें जो है हम लोग चावल की उगा लेते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। इसीलिए वहाँ का मुख्य आहार आप देखते हो कि मच्छी भात सब लोग खाते हैं, मछली भात। तो देखिए चावल की कृषि आपका रोपड़ विधि से किया जाता है। इसको पौधों को क्या किया जाता है? खेत में रोपा जाता है। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, यानी कि गेहूं के बढ़ने के लिए आपका बहुत ज़्यादा तापमान नहीं चाहिए, मध्यम तापमान चाहिए, थोड़ी सी वर्षा चाहिए और आपका शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय में तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि गेहूं को बढ़ने के लिए तो कम तापमान चाहिए, लेकिन जब आपका कटाई का समय आता है तब इसको तेज़ धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके ठंडियों के मौसम में जो है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और आपके मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है आपका गेहूं को। ठीक है, इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। अभी आपने देखा चावल आपके जलोढ़ मृदा में हो रहा था अच्छे तरीके से, और गेहूँ आपके दोमट मृदा में अच्छे ढंग से होता है। गेहूँ जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में हम लोग जानते हैं यह किस ऋतु में? शीत ऋतु में। मैंने बताया ना अभी नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है और गर्मियों में काट लिया जाता है गेहूं को। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। यहाँ पे गेहूं का शस्य कर्तन दिखाया जा रहा है, यानी कि ये देखिए मशीनों से यहाँ पे कटाई हो रही है। तो ये अमेरिका का दृश्य है, भारत का नहीं। मिलेट की बात की जाए तो मिलेट आपके मोटे अनाज जो होते हैं इसके रूप में भी इसको जाना जाता है, जो आपके मिलेट्स होते हैं, और ये कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। यानी कि मिलेट को उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, कम उपजाऊ भी होगी या फिर बलुई मिट्टी भी होगी, तो उसमें भी हम लोग मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा चाहिए, उच्च से मध्यम तापमान चाहिए, ठीक है, और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि आपके मिलेट्स या मोटे अनाज के लिए हमें जो है ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत कम सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त चाहिए, मतलब कि अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश चाहिए। और इसमें मोटे अनाज में कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया,
ये सब तो आपके भारत में उगाए जाते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो ये आपके मिलेट्स में आपके ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये आपके फसल आपके मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के फसलें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बाजरे की कृषि दिखाई गई है। बाजरा जो है किस तरह से एक खेत दिखाया गया है फोटो में, आप देख लेंगे। मक्का के लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो बरसात के मौसम में अधिकतर मक्का होता है आपका, जून ऊन में बोया जाता है और आपके जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है ये उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत तथा मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का को यानी कि जो है मक्का इसको हम लोग कॉर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पे जो है एक रंग बिरंगी प्रजाति का आपका फ़ोटो भी दिया गया है। तो ये आपका मक्का है जिसके लिए हमें पर्याप्त जो है धूप की आवश्यकता होगी और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए। उच्च से मध्यम तापमान भी चाहिए। अब देखिए अगला आपका कपास हो जाता है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, यानी कि आपके इतने दिन तक इसको जो है बढ़ने के लिए चाहिए और इसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपकी बहुत ठंड पड़ जाती है तो इससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इतने दिन तक 200 से 210 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए इसके खेतों में। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। तापमान ज़्यादा चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए। तेज़ चमकीली धूप की आवश्यकता होती है कपास को उगाने के लिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगती है। कपास के लिए आप हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन आपसे कई बार हर एग्ज़ाम में पूछता है कि कपास की फसल जो है किस मिट्टी में सबसे अच्छी तरीके से होती है। तो जो आपकी काली मिट्टी होती है, काली मृदा जो है, उसमें ये कपास की फसल बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा में भी इसको उगाया जा सकता है। चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में कपास जो है उत्पादन किया जा सकता है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, यानी कि आपका सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है आपके कपास से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपका कपास की कृषि है, जो आपके रुई आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है। आगे देखते हैं हम लोग पटसन, यानी कि आपका इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूट की बात की जा रही। पटसन यानी कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, रेशेदार फसलें। तो आपका एक कपास था, एक क्या था आपका जूट था। तो ये आपका जूट है जिसको आपका हिंदी में बोलते हैं पटसन। इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस फसल को जो है सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर जो है बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन फाइबर आपके पटसन यानी कि जूट फसल को बोला जाता है, सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिकतर ये आपके भारत में जो है आपके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में उगाई जाती है आपका ये। ओके, तो इसके अलावा देखिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है, यानी कि भारत आपके पहले नंबर पे है और बांग्लादेश आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यानी कि जूट के उत्पादन में। इसके अलावा देखिए मुख्य पेय फसलें में आपका कॉफ़ी और चाय था। कॉफ़ी जो है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो अधिकतर आप जो है आप ध्यान रखना कि ये जो कॉफ़ी है ये पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक अच्छे तरीके से उगाई जाती है। ब्राज़ील जो है ये कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है, किस देश में, तो ब्राज़ील में उगाई जाती है। इसके पश्चात कोलंबिया में, फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है भारत। ठीक है, तो कॉफ़ी उत्पादन में ये भारत तीसरे नंबर पे हो गया। पहले नंबर पे आपका कौन सा है, तो ये है आपका ब्राज़ील। और फसल को उगाने के लिए पर्वतीय ढाल जो है ज़्यादा उपयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आता है आपका चाय। चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। तो इसके लिए बड़े बड़े बागान होते हैं चाय के। ठीक है, इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप देखते हो अधिकतर ये किस क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है, तो आपके असम मौसम वाले क्षेत्र में उगाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और बरसात भी होती रहती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल नहीं चाहिए, बहुत हल्का सा जो है इसको मंद ढाल चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ताकि पानी जो है बहता रहे और सबको जो है सारे पौधों को मिल भी जाए।
पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जो चाय की पत्तियाँ होती है इसे ही चुना जाता है, तो इसके लिए देखिए बहुत सारे श्रमिक भी लगते हैं चाय की पत्तियों को चुनने के लिए। अब देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक आपका कृषि का विकास। तो कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों से है। तो कृषि का विकास का मतलब हो गया, कृषि विकास का मतलब हो गया कि जो हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसकी मांगें भी बढ़ रही हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फसल की मांग भी बढ़ेगी, ठीक है, फसल की और ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कृषि उत्पादन की दिशा में जो हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका ही मतलब है आपका कृषि का विकास करना। कृषि का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि हमें अपने कृषि विकास को करने के लिए, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग को पूरा करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके चीज़ें दी गई हैं, ये आपसे जो है पूछ लेगा कि कृषि विस्तार में जो है कृषि विस्तार हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बोए गए क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र बोया जा रहा है उसका विस्तार करके हम कृषि विकास कर सकते हैं, यानी कि और क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए, बोए वाले क्षेत्र को। बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर जितनी फसलें बोई जा रही हैं उससे ज़्यादा फसलें बोई जाए। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, यानी कि जो है जिन क्षेत्रों में सिंचाई की कम जो है सिंचाई मिल पा रही है वहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो उन फसलों में भी जो उन क्षेत्रों में भी ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, तो हम इसमें जो है उर्वरक, खेतों में हम उर्वरक डालते हैं तब भी हमारी फसलें जो है ज़्यादा पैदा होती हैं। इसके अलावा हम ऐसी जो है बीजों का प्रयोग करें जिनसे हमें ज़्यादा उपज मिलती हो, ठीक है। कृषि का मशीनीकरण भी जो है कृषि के विकास में एक अन्य पहलू है, यानी कि जो है जो व्यक्ति लगते हैं तो उसमें श्रम भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है और उतनी जो है उत्पादकता भी नहीं होती है। तो अगर हम कृषि का मशीनीकरण कर दें, मशीनों के द्वारा जो है खेती करें बड़े बड़े फार्म्स पे, तो हम जो है कृषि विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कृषि विकास का चरम लक्ष्य क्या है, यानी कि जो है मैंने बताया ना कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको जो है खाना मिलना चाहिए। तो जो कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य है वो है आपका खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब सभी को जो है खाना उपलब्ध हो, कोई भूखा ना रह जाए। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो वही तो मैंने बताया कि खाद्य सुरक्षा कब बनेगी, जब व्यक्ति को जो है खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाए, खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध रहे, ठीक है, ताकि जो है उनको सुरक्षित, पर्याप्त, यानी कि जितना उनको चाहिए उतना मिल जाए, सुरक्षित रहे और पौष्टिक आहार उन्हें मिले, तो आपकी खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, यानी कि जो आपका कृषि का विकास है, हर जगह जनसंख्या बढ़ रही है तो हर जगह जो है अलग अलग गतियों से हुआ है। कहीं पे तेज़ी से जो है कृषि का विकास कर लिया गया, कहीं पे धीरे धीरे हो रहा है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, ठीक है। गहन कृषि यानी कि एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था गहन कृषि के बारे में। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। तो मैंने कहा था आपका गहन कृषि तो क्या था, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। छोटी छोटी जोतें होती हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े खेत होते हैं। छोटी जोत का मतलब छोटे खेत होते हैं, ठीक है ना। उन पर ये लोग फसलें उगाते हैं ताकि जो है इनके खाने पीने के लिए जो है फसलें अच्छे से उग सकें, और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगा लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाते हैं जहाँ पे अधिक जनसंख्या है, जैसे कि भारत जैसे देश है, यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं, बहुत बड़े खेत नहीं होते हैं, ठीक है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, यानी कि आपका पूरा अगर बहुत बड़ा सा खेत है तो उससे आप जो है क्या कर सकते हो, आप उस पर जो है फसल उगाकर बाज़ार में बेच करके उससे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल यूज के लिए हो गया, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, ठीक है ना, 100 हेक्टेयर तक के खेत हो जाते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो है ये लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे खेत, एक एक बीघे, एक एक बिस्से, दो दो बीघे, इस तरह से खेत होते हैं लोगों के पास, छोटी छोटी खेत होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं आपके गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, गहन कृषि करते हैं, और अमेरिका में होती हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक। अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो एग्जाम से पार्ट ही आप कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये जो है लेसन्स जो हैं प्रोडक्टिव लगे हों तो वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।